गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट सेकंड लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि जो पीपीटी फर्स्ट थी वो ख़त्म हो गई है, ये पीपीटी सेकंड। अच्छा, पीपीटी फर्स्ट तक का जो सिलेबस आप लोगों को मैंने टेस्ट में दिया था और अब ये पार्ट सेकंड है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और जो गैसेस होती हैं उनकी रियल बिहेवियर और आइडियल बिहेवियर दोनों में किस तरह का डिफरेंस होता है। फिर लिक्विफेक्शन होता है तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या प्रोसेस होता है, और लिक्विड स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत हम इस चैप्टर के अंदर या इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये थ्योरी क्या बोलती है? पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसेस आर मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। फिगर में आपको दिख रहा है ये पार्टिकल्स हैं। तो ये थ्योरी बोलती है कि जो गैस है वो आइडेंटिकल पार्टिकल से बनी हुई है। The volume of the gas molecule is negligible compared to the volume of the container. जितना वॉल्यूम कंटेनर का होता है अगर उससे कंपैरिजन किया जाए तो गैस के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब पार्टिकल्स को जोड़ करके उसका जो वॉल्यूम बनेगा वो वॉल्यूम बहुत कम होगा कंटेनर के कंपैरिजन में। देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये थ्योरी ऐसा बोलती है कि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना, ये कंडीशन कब एप्लीकेबल होगी? जब टेम्परेचर हाई होता है और पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं तब। लेकिन अगर हम कंडीशंस को चेंज कर दें तो जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, इनको अगर हम चेंज करेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर तो बता रखा है कि नहीं है। ठीक है, क्या वेरिएशन होगा वो हम आगे देखेंगे। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन, यानी कंटिन्यूसली इन पार्टिकल्स का मूवमेंट होता रहेगा और ये रैंडम होगा। ध्यान देना, यहाँ रैंडम लिखा हुआ है, एक्चुअल में होता क्या है, स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर ये मूव करते हैं, लेकिन कोई दूसरा पार्टिकल अगर इनके रास्ते में आता है तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। पार्टिकल मूव इन ऑल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन। अब डिपेंड करता है, कंटेनर की दीवार से अगर टकराएंगे तो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे। जब तक कि कोई डिस्टरबेंस ना आए तब तक ये स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। Due to motion of particles collide with each other and with the walls of the container, यह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। These collisions are perfectly elastic। अब ये perfectly elastic का मतलब क्या है? आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जब पार्टिकल्स का कोलिजन होता है तो जो काइनेटिक एनर्जी अगर वो कांस्टेंट रहती है तो उसको हम इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। यानी देखो, ये हो सकता है कि पार्टिकल जैसे आपस में टकरा रहे हैं, उनकी स्पीड या वेलोसिटी भले ही चेंज हो जाए लेकिन ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। हो सकता है दो पार्टिकल टकरा रहे हैं तो एक की स्पीड पहले से कम हो जाए तो दूसरे की ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, ओवरऑल कांस्टेंट रहेगी। Pressure exerted by the gas is due to the collision of the particles with the walls of the container। ये जो प्रेशर जनरेट होता है वो किस वजह से होता है? जो पार्टिकल्स हैं कंटेनर की दीवार से टकराते हैं उससे। अब देखिए, ये चीज़ हम गुब्बारे में फील कर सकते हैं। जो बलून होता है उसके अंदर कोई गैस भरी हुई है तो अगर हम उसको हल्का सा प्रेशराइज करेंगे अपने हाथों से तो अंदर से वापस हमको प्रेशर फील होता है। वहाँ क्या हो रहा है, एक्चुअल में पार्टिकल्स का कंटिन्यूसली मोशन हो रहा है तो वो गुब्बारे की दीवार से टकरा रहे हैं, इस वजह से वो प्रेशर हमको फील हो रहा है। ड्यू टू collisions, particles will have different speeds. The distribution of speed remains constant at particular temperature। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है ओवरऑल इनकी स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, या यूँ कह दो कि काइनेटिक एनर्जी इनकी कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो केल्विन स्केल पर हम यूज़ करते हैं।
बच्चों ये चीज़ आप माइंड में रखना, जब भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करें, अगर टेम्परेचर उसमें डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसमें 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, एसआई यूनिट्स जो हैं उसके अंदर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो केल्विन पर दिया हुआ होता है, अगर आपको और ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो 273.15 केल्विन आप ऐड कर देना। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। जैसे जैसे आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। रीज़न क्या है? क्योंकि हीट एनर्जी मिलेगी तो हीट एनर्जी से पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, यानी उनका जो मूवमेंट है वो कंपैरेटिवली फास्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। ध्यान देना, रियल गैस क्या होती है और आइडियल गैस क्या होती है ये हमको समझना ज़रूरी है। तो रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस, आइडियल गैस वो होगी जो सारी कंडीशन में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोसॉक्स लॉ उनको फॉलो करती हो, यानी चाहे कोई सा भी आप टेम्परेचर लो, प्रेशर लो, वॉल्यूम लो, तो उस कंडीशन में ये सारे रूल्स जो हैं वो फॉलो होंगे। ठीक है। अब रियल गैसेस, जितनी भी गैसेस हैं वो रियल गैसेस और उनका जो बिहेवियर है वो टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन को अगर हम चेंज करेंगे तो इनका बिहेवियर भी चेंज होता है। चाहे आप हाइड्रोजन लो, नाइट्रोजन लो, क्लोरीन लो, कार्बन डाइऑक्साइड लो, अमोनिया लो, कुछ भी लो, ये सारी रियल गैसेस हैं। कोई भी गैस एग्जैक्टली आइडियल नहीं होती है। हाँ, इनका जो बिहेवियर है, आइडियल बिहेवियर, ये डिपेंड करता है, कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर प्रेशर की, उन पर इनका बिहेवियर आइडियल जैसा हो जाता है, लेकिन इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। According to Boyle's law, the PV versus P plot should be a straight line parallel to x-axis. We can observe in graph that it is not a straight line when determined experimentally. आइडियल गैस और रियल गैस में जो इनका बिहेवियर है, उनका डिफरेंस है, उसको हम इस ग्राफ के अंदर समझें। देखिए, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है इसमें हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, प्रेशर, और वाई एक्सिस पे हमने लिया हुआ है पीवी। तो सबसे पहले आप आइडियल गैस वाली जो लाइन है उसको देखिए, ये वाली लाइन आइडियल गैस की है। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते जाओगे तो वैसे वैसे पीवी का प्रोडक्ट वो कांस्टेंट रहेगा, वो ना तो बढ़ेगा और ना कम होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा है P इज़ प्रोपोर्शनेट टू 1/V, यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो जितना आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो उतना ही वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। इसका उल्टा भी सही है। मतलब ये हुआ कि P और V का प्रोडक्ट आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट रहेगा। लेकिन दूसरी गैसेस देखिए, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस को लीजिए। जैसे जैसे प्रेशर आप इंक्रीज करोगे प्रोडक्ट ऑफ पीवी वो भी इंक्रीज होता जाएगा, जो कि हमको दिख रहा है हाइड्रोजन के लिए ये स्ट्रेट लाइन और हीलियम के लिए भी हमको ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैसेस हैं इनके लिए पहले तो जो पीवी का प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होगा और उसके बाद में वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो चार गैसेस हैं ये चारों का जो बिहेवियर है आइडियल गैस के बिहेवियर जैसा नहीं है। तो ये जो चारों हैं हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, ये रियल गैसेस हैं। तो इनका बिहेवियर आइडियल बिहेवियर नहीं है प्रेशर को जब इंक्रीज किया जाता है तब। Behavior of real gases, deviation from ideal gas behavior. Two types of curves are obtained. PV increases continuously with increase in pressure. जैसा कि हमको डाईहाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन गैस और हीलियम के केस में हमने अभी देखा था, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था। सेकंड, PV value first decreases and then increases when pressure increases.
कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के लिए। इस कर्व के अंदर देखिए, इसमें खास तौर से जो ये मीथेन वाला है ना कर्व, इसको हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे प्रेशर को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो पीवी की वैल्यू पहले डिक्रीज हो रही है इनिशियल स्टेज पे। मीन्स क्या हुआ, आप प्रेशर इंक्रीज करो तो वॉल्यूम जितना डिक्रीज होना चाहिए एक्सपेक्टेड उससे ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद में अब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो लेकिन अब वॉल्यूम उतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है, यानी डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, लेकिन प्रेशर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसी कंडीशन में जो पीवी का प्रोडक्ट है वो बढ़ने लग जाता है ओवरऑल। तो ये जो ग्राफ है हमको इस तरह का मिलता है। नेक्स्ट सब हेडिंग है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द रेशियो of actual molar volume of a gas to the molar volume of the real gas if it was ideal at same temperature and pressure। ये क्या है इसको हम देखें। यहाँ पर देखिए Z इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, V रियल अपॉन V आइडियल। मतलब एक गैस है उसका अगर हम जैसे मोलर वॉल्यूम लें, यानी एक मोल का वॉल्यूम जो रियल गैस है वो अगर उसी टेम्परेचर पर आइडियल गैस होती तो उसका वॉल्यूम कितना होता, उससे आप उसको डिवाइड कर दो तो जो ये फैक्टर है Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये हमको मिलता है। ये ध्यान रखना कि जो आइडियल गैस होती है उसके लिए Z की वैल्यू 1 होती है। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसका एक फॉर्मूला और है PV अपॉन nRT। मतलब आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, PV इज इक्वल टू nRT होगा। ध्यान रखना यहाँ पर जो है अगर हम Z को इंट्रोड्यूस करते हैं इक्वल के साइन के बाद में तो इसकी वैल्यू 1 होगी तो PV इज इक्वल टू nRT ही होगा। लेकिन जो रियल गैस है उसके लिए Z की वैल्यू 1 नहीं होती है, वो कम या ज़्यादा होती है। ये डिपेंड करता है उनके बिहेवियर पे। जैसे ये वाला फिगर आप देखिए, आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है दोनों ही केस में, ये इसमें और इसमें दोनों ही केस में वॉल्यूम इनका बराबर है। लेकिन अब ये दो कंडीशंस देखिए, ऊपर वाला जो आप केस देख रहे हो उसमें Z की वैल्यू कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रियल गैस है उसका वॉल्यूम ये कम हो गया, जो आइडियल होना चाहिए था उसके कंपैरिजन में ये वॉल्यूम कम हो गया। दूसरा जो आपको दिख रहा है उसके अंदर Z की वैल्यू मोर देन 1 है। इसका मतलब जो आइडियल का जो वॉल्यूम होता है उसके कंपैरिजन में ये रियल का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो गया। ये आपको दिख रहा है इसके अंदर। तो Z की वैल्यू डिपेंड किस पर करेगी, जो इनका बिहेवियर है रियल गैस का बिहेवियर उस पर डिपेंड करेगी। फिर से हम देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब देखो जो हमने देखा था ना Z की वैल्यू दो अलग अलग तरह की, तो Z इफ ग्रेटर देन 1 जो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए देखा था वही चीज़ देखो। फॉर Z ग्रेटर देन 1 गैसेस आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, यानी अगर आप उनको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, किसी सिलेंडर के अंदर इन गैस को लिया हुआ है और हमने पिस्टन को अगर दबाया तो जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं वॉल्यूम उतना कम नहीं हो पाता है। Hence for hydrogen and helium gas also PV always increases with increase in pressure. At high pressure volume of the gas particle cannot be neglected। ध्यान देना ये जो हल्की गैसेस और जो छोटी साइज के पार्टिकल्स वाली गैसेस हैं उनके लिए ये है। दूसरी तरफ आप देखिए Z इज लेस देन 1। जैसा कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के केस में देखा था, देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मतलब ये हुआ अगर आप कंप्रेस करोगे तो वो कंप्रेस हो जाएगी, उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम हम मानते हैं उससे और वॉल्यूम कम हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। हैंस
PV value decreases first with increase in pressure, but at high pressure volume of the gas particle cannot be neglected. फॉर एग्जाम्पल CO2, मतलब ये हुआ कि एक लेवल तक पहुंचने के बाद में अब अगर आप और ज़्यादा उनको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे या पार्टिकल्स को और ज़्यादा पास लाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स के बजाय रिपल्शन फोर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो आप फिर कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा लेकिन प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी वजह से पीवी का जो प्रोडक्ट है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ ये जो ग्राफ हम पहले देख चुके हैं उसी को आप रिवाइज करो। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो हल्की गैसेस हैं उनके लिए ये कर्व कैसा आ रहा है, थोड़ा स्लोप जो है वो ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव स्लोप है। लेकिन CO और CH4 के लिए पहले तो PV की वैल्यू डिक्रीज हो रही है लेकिन उसके बाद में इंक्रीज होने लग जाती है। फिर आगे देखिए, द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस ओबेज आइडियल गैस लॉ ओवर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट। मने बॉयल टेम्परेचर क्या होगा या जिसको हम बॉयल पॉइंट भी बोलते हैं कि कोई भी रियल गैस जिस टेम्परेचर की रेंज में आप प्रेशर को अगर चेंज करोगे ना तो वो आइडियल बिहेवियर शो करे, यानी जो गैसेस के लॉ हैं उनको वो फॉलो करे, तो उस टेम्परेचर को हम बॉयल टेम्परेचर या बॉयल पॉइंट बोलेंगे। अब हम देखें ये थोड़ा सा जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, डेरिवेशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज इक्वल टू PV अपॉन NRT, या वहाँ यहाँ पर क्या है V रियल और V आइडियल क्या होता है NRT अपॉन P, ये हम पहले देख चुके हैं। तो Z इज इक्वल टू, इसको आप सोल्व करोगे तो आपको Z इज इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल मिलेगा, ये हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आप लोग नोट्स बना करके मुझे सेंड करना। थैंक यू वेरी मच।